मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज संविधान निर्माण की चर्चा करें तो लंबी अवधि तक पराधीनता के अंतर्गत रहने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय नेताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जाए जो भारतीयों की प्रवृत्ति के अनुकूल हो। ऐसा संविधान न हो जिसे भारतीय जनता अपने ऊपर थोपा हुआ समझे, क्योंकि संविधान व्यक्ति के आचरण के अनुकूल होना चाहिए। यदि आप किसी भी चीज को जबरदस्ती किसी पर थोपते हैं तो वह लंबी अवधि तक नहीं रह सकेगा। एक उदाहरण लिया जा सकता है कि जब 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई, साम्यवाद की स्थापना की गई, तो 1917 के बाद सोवियत संघ की सरकार ने पूरी जीवन पद्धति को साम्यवादी ढांचे में ढालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन 70 वर्ष तक, या आप कह सकते हैं 70 वर्ष से अधिक समय तक सोवियत जनता साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए भी उस साम्यवादी व्यवस्था को आत्मसात नहीं कर पाई। और सोवियत जनता यह सोचती थी कि यह साम्यवादी व्यवस्था उनके ऊपर जबरदस्ती लादी गई व्यवस्था है। इसका परिणाम यह हुआ कि थोड़ी सी ढील जब गोर्बाचेव ने दिया तो उस ढील का परिणाम यह निकला कि 5 साल के अंदर पूरा सोवियत संघ न केवल विघटित हो गया, अपितु साम्यवादी व्यवस्था भी पूरी तरह से समाप्त हो गई। इस संदर्भ में T.H. ग्रीन, जो एक ब्रिटिश प्रोफेसर थे, विचारक थे, उनका कथन याद आता है, विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। शक्ति नहीं, इच्छा ही राज्य का आधार है। शक्ति के द्वारा आप थोड़े से समय के लिए किसी पर जबरदस्ती शासन कर सकते हैं, लेकिन अंततः आपको जनता की इच्छाओं के अनुकूल शासन व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी। आज तक दुनिया में जितने भी राज्य हुए, बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना हुई, बड़े बड़े उपनिवेश स्थापित किए गए, लेकिन कभी भी ये उपनिवेश स्थायी होकर नहीं रह पाए। साम्राज्य का मूल आधार, उपनिवेश का मूल आधार शक्ति होता है। जैसे ही शक्ति कम हुई वैसे ही उपनिवेश खत्म हो गए और साम्राज्य भी टूट गए। दुनिया में बड़े से बड़े साम्राज्यों की स्थापना हो गई। आज तक कोई साम्राज्य स्थिर होकर के, स्थायी होकर नहीं रह पाया है। लेकिन जहां पर स्वेच्छा से किसी व्यवस्था को जनता स्वीकार करती है, वही व्यवस्था स्थायी रह पाती है। तो भारतीय नेताओं के सामने सबसे बड़ी समस्या थी भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा का गठन हो चुका था। इस संविधान सभा का गठन हुआ और इसमें 389 सदस्य तय किए गए थे कैबिनेट मिशन के द्वारा, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों से प्रतिनिधि निर्वाचित होने थे। चार सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांत से निर्वाचित होते और 93 देशी राज्यों से नियुक्त किए जाते। ब्रिटिश प्रांत मतलब जहां पर ऐसे प्रांत, ऐसे क्षेत्र जहां पर गवर्नर शासन किया करते थे। और चीफ कमिश्नर प्रांत का मतलब है कि छोटे छोटे क्षेत्र जहां पर कि गवर्नर न रह करके वहां पर प्रशासक जो होता था उसे चीफ कमिश्नर कहते थे, मुख्य आयुक्त कहते थे। बिल्कुल छोटे छोटे क्षेत्र थे। तो इन चीफ कमिश्नर प्रांत से 4 सदस्यों का निर्वाचन होना था और 292 ब्रिटिश प्रांतों से। 93 सदस्यों का मनोनयन देशी राज्यों के द्वारा किया जाना था। 296 सदस्य, मतलब यह ब्रिटिश प्रांत से 292 और 4 चीफ कमिश्नर प्रांत से, इस प्रकार से 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। यह चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ और प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा
इन सदस्यों का निर्वाचन हुआ। प्रत्यक्ष निर्वाचन संविधान सभा के सदस्यों का नहीं हुआ था। प्रांतों में जो विधानसभाएं थी, उन विधानसभाओं ने संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन किया, जिसमें इस 296 में 212 सीटें मिली कांग्रेस को, 73 सीटें मिली मुस्लिम लीग को और 11 सदस्य अन्य दलों के निर्वाचित हुए थे। इस प्रकार से गणित होता है 296। जब संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई, वो तिथि थी 9 दिसंबर 1946। तो उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यहां पर शब्द आया प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष। इसका मतलब क्या होता है? सदन में जो स्पीकर होता है, मतलब सदन का अध्यक्ष, प्रथम सदन का, द्वितीय सदन का नहीं, प्रथम सदन का अध्यक्ष स्पीकर अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि नई सभा का गठन न हो जाए और उसके अधिवेशन के ठीक पहले तक वह अपने पद पर बना रहता है। मान लीजिए जैसे लोकसभा है, उसका अध्यक्ष स्पीकर कहलाता है, तो भले ही लोकसभा विघटित हो जाए या नई लोकसभा के लिए चुनाव हो जाए, फिर भी स्पीकर अपने पद पर बना रहता है। कब तक बना रहेगा? जब नई लोकसभा का गठन होगा, और गठन हो जाने के बाद मान लीजिए 10 तारीख को प्रथम अधिवेशन होने वाला है 11 बजे, तो 11 बजे के ठीक पहले तक, मतलब 10:59 तक उस स्पीकर का कार्यकाल बना रहता है। तो जब नई लोकसभा का अधिवेशन 11 बजे होगा तो उसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जब कभी भी किसी विधानसभा या लोकसभा का निर्वाचन होता है तो प्रांतों में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति उस निर्वाचित लोकसभा के या विधानसभा के सर्वाधिक वरिष्ठ व्यक्ति को, वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करता है, नियुक्त करता है प्रधानमंत्री के परामर्श पर। वह अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है और नए अध्यक्ष के निर्वाचन की कार्यवाही करता है, क्योंकि सदन अपना नया अध्यक्ष चुनेगा, स्पीकर, नए स्पीकर का निर्वाचन होगा, तो नए स्पीकर का निर्वाचन करता है। निर्वाचन कराने के बाद वह उस स्पीकर को अपनी कुर्सी सौंपता है, मतलब स्पीकर की कुर्सी पर बिठाता है और प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है। इस प्रोटेम स्पीकर को केंद्र में राष्ट्रपति और प्रांतों में राज्यपाल शपथ दिलाता है और फिर वही प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सभी सदस्यों को एक एक करके शपथ दिलाता है या सामूहिक रूप से शपथ दिलाता है। तो ये होता है प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष। तो चूंकि संविधान सभा के सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए पंडित नेहरू के परामर्श पर लॉर्ड माउंटबेटन ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। सभी सदस्यों को शपथ दिलाया। उन्होंने शपथ दिलाने के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अब संविधान सभा के अध्यक्ष रूप में काम करने लगे। इसी अधिवेशन में, संविधान सभा के इसी अधिवेशन में, चूंकि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था, इसलिए अब यहां पर केवल कांग्रेस का ही वर्चस्व था। इस अधिवेशन में पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब है कि इस संविधान सभा का उद्देश्य क्या है या किस उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है और यह अपने अधिवेशन में क्या करेगी। तो वो उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने पेश किया कि संविधान सभा का उद्देश्य क्या है। तो उन्होंने यह घोषणा की कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न
गणराज्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना है। हमारा उद्देश्य भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आगे चल करके इसकी फिर चर्चा करेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है, गणराज्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करने के लिए देश में एक संघीय व्यवस्था की स्थापना करने के लिए आम जनता को, सभी लोगों को समानता और अधिकार और विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करने के लिए और भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर, जल थल वायु पर भारत का अपना अधिकार स्थापित करने के लिए एक नए संविधान का निर्माण किया जाएगा। और इस प्रकार से उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिस पर संविधान सभा ने चर्चा करने के बाद 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात, जब संविधान सभा का गठन हो गया तो उस संविधान सभा पर यह भी जिम्मेदारी थी कि जब तक नए संविधान का निर्माण होकर नई संसद का गठन नहीं किया जाता, तब तक यही संविधान सभा न केवल देश के संविधान का निर्माण करेगी, अपितु वह संसद के रूप में भी काम करेगी। ये स्वतंत्रता अधिनियम या कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट में ये बात कही गई थी। तो इसे संसद के रूप में भी काम करना था नई लोकसभा के गठन तक, नई संसद के गठन तक इसको संसद के रूप में भी काम करना था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि मैं तो अध्यक्ष हूं, दोनों जगह अध्यक्षता कर सकता हूं, लेकिन संविधान सभा ने यह तय किया कि जब संविधान सभा की बैठक होगी, जब संविधान के प्रारूप पर या संविधान के प्रावधानों पर चर्चा होगी, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष होंगे, और जब यह संसद के रूप में काम करेगी तो दूसरा अध्यक्ष होंगे, वो थे मावलंकर को फिर अध्यक्ष स्पीकर निर्वाचित किया गया। तो यह 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया। अनेक प्रकार की समितियां बनाई गई, क्योंकि सबके सब सदस्य मिलकर के एक साथ किसी विषय पर विचार नहीं कर सकते। छोटी छोटी समितियों का निर्माण करना आवश्यक था, जिसमें एक समिति थी संघीय शक्ति समिति, संघ सरकार की क्या क्या शक्तियां होंगी। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतों के संविधान किस प्रकार से होंगे। संघीय संविधान का प्रारूप कैसा होगा। फिर अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकारों के विषय में समिति। वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंध किस प्रकार के होंगे, और चीफ कमिश्नर प्रांत के बारे में क्या आगे करना है, इस प्रकार से उनकी व्यवस्था की जाएगी। इन सभी विषयों के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई, और इन समितियों ने उस अपने संबंधित विषयों पर विस्तार से विचार करके अपना रिपोर्ट संविधान सभा में पेश किया। इन सब में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में जो सदस्य थे, डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति का मतलब संविधान को वास्तविक रूप में लिखना, पूरा उसका आउटलाइन, सभी चीजें तय करके एक एक करके अनुच्छेदवार, खंडवार, अलग अलग प्रकार से कंडिकावार उसका अंतिम रूप प्रदान करना, ये प्रारूप समिति है। इसके ड्राफ्ट्समैन मतलब लिखने का काम एम.एन. मुखर्जी ने किया, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर, इसके अध्यक्ष। सदस्य थे गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी। मित्तल को पहले नियुक्त किया गया था, बाद में उनकी जगह पर माधवराव को नियुक्त किया गया। सैयद मोहम्मद सादुल्ला और टी.टी. कृष्णामाचार्य, इतने सदस्य को मिलाकर के प्रारूप समिति का निर्माण किया गया। और इस प्रारूप समिति के संवैधानिक सलाहकार के पद पर दो लोगों को नियुक्त किया गया। एक थे डॉक्टर बी.एन. राव और दूसरे थे डी.पी. खेतान। संविधान के निर्माण में, प्रारूप तैयार करने में जितना योगदान डॉक्टर अंबेडकर का था, उससे कम योगदान डॉक्टर बी.एन. राव का नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर के समान ही डॉक्टर बी.एन. राव का भी योगदान संविधान के निर्माण में रहा है। इस संविधान सभा के समय कुछ कठिनाइयां थी। कठिनाइयां स्वाभाविक थी। लंबे अंतराल के बाद हमें आजादी मिली थी, और स्वाभाविक है
कुछ कठिनाई इसके सामने आएंगी। जिन कठिनाई को महसूस किया गया वो कठिनाइयां क्या थी? सबसे पहले विशालता, देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। इतने बड़े राष्ट्र के लिए एक संविधान का निर्माण होना है। दूसरी चीज विभिन्नता, अनेक प्रकार की विविधताएं भारत में विद्यमान है। भाषा की, इतिहास की, संस्कृति की, रहन सहन की, खाने पीने की, आम जीवन, दैनिक जीवन व्यवहार की, तमाम प्रकार की, वेशभूषा की, तमाम प्रकार की विभिन्नताएं हैं। एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था जो हर भारतीय को संतुष्ट कर सके, उसे अपने ऊपर थोपा हुआ वह महसूस न करे, अपितु उसके प्रति सहज वृत्ति अपना लेवे और उसे आत्मसात कर लेवे। ऐसे संविधान का निर्माण करना था और यह संविधान निर्माताओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी। इसके अलावा सांप्रदायिक आधार पर पाकिस्तान का निर्माण तो हो गया, लेकिन फिर भी भारत में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा, करोड़ों की संख्या में इनकी आबादी भारत में ही थी। यद्यपि वे सब भारत के प्रति श्रद्धावान थे, भारत के प्रति उनकी राष्ट्रीयता थी, लेकिन फिर भी कहीं पुरानी चीजें सामने न आ जाए, इसलिए सांप्रदायिकता की समस्या को भी उसका शमन करना था। फिर देशी राज्यों की समस्या, 562 देशी राज्य थे, लेकिन सरदार पटेल ने अपनी नीतियों के द्वारा सभी देशी राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित होने से बचा लिया। 3 जो बचे उनकी चर्चा पिछले व्याख्यानों में हो चुकी है। और अल्पसंख्यकों की समस्या, भारत में कई प्रकार के अल्पसंख्यक थे और ये सब अंग्रेजों के दिमाग की करतूत थी। सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, हरिजनों को अलग अलग करके इन्होंने सांप्रदायिकता का बीज बोया था। तो इन अल्पसंख्यकों को भी, जैसा कहा गया अल्पसंख्यक, इनको भी संतुष्ट करना था, ताकि भारत में रहने वाला प्रत्येक वर्ग अपने आप को संविधान के अधीन समझे और उस संविधान के अनुकूल अपना आचरण करना शुरू करे। तो ये उसके समक्ष कठिनाइयां थी। लेकिन उस समय के जो हमारे राजनेता थे, इन सभी राजनेताओं में राष्ट्रीयता का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। उनमें उनकी मानसिकता संकीर्ण नहीं थी, राष्ट्रीय थी। किसी भी क्षेत्र से चुनकर आए हों, सब में राष्ट्रीयता का भाव था। और ये वस्तुतः भारत के राजपुरुष थे, स्टेट्समैन थे, पॉलिटिशियंस नहीं थे। और ऐसे राजपुरुष थे जो भारतीयों के लिए गर्व की बात थे। इसके बाद संविधान के प्रारूप का निर्माण किया गया। प्रारूप समिति थी, डॉक्टर बी एन राव थे, मिस्टर खेतान थे। इन लोगों ने मिलकर के लगभग उस जमाने में 60 संविधानों का अध्ययन उन्होंने किया। 60 संविधानों का अध्ययन करके एक भारत के संदर्भ में एक नए प्रारूप का निर्माण किया और उस प्रारूप की प्रतियां तैयार करके सभी सदस्यों को उन्होंने वितरित कर दिया कि ये देखिए संविधान का प्रारूप मोटे तौर पर ऐसा होगा, इस पर चर्चा होगी, चर्चा करने के बाद आप जैसा सुझाव देंगे उस सुझाव के अनुरूप फिर से नया प्रारूप तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार से प्रथम वाचन शुरू हुआ 1947-48 में और इस 60 संविधानों का अध्ययन करके प्रारूप प्रस्तुत किया गया था और सुझाव भी मांगे गए और आवश्यक सुधार इसमें किया गया। ये पहला वाचन हो गया। कानून निर्माण के लिए 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। तो यहां पर भी संविधान के लिए 3 वाचन किए गए। तो पहला वाचन एक मोटा प्रारूप तैयार करके संविधान सभा के सदस्यों को देना, उस पर विचार करना, विचार विमर्श करके जो भी चीजें फाइनली सामने आ रही हैं उसको नोट करते जाना। इसके बाद द्वितीय वाचन शुरू हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। यह द्वितीय वाचन था। इस द्वितीय वाचन के समय में 7,635 संशोधन पेश किए गए सदस्यों के द्वारा, जिसमें से 2,473 संशोधनों को विचार के लिए स्वीकार किया गया और फिर संविधान के मूल प्रारूप में, मूल ड्राफ्ट में आवश्यक संशोधन और परिवर्तन किए गए और फिर इसको अंतिम रूप दिया गया। अंतिम रूप में जब इस पर चर्चा हो गई तो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने BN राव से कहा कि आप ये फाइनल रूप में ये हो चुका है, अब आप इसमें आवश्यक वर्तनी को सुधार करिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को देख लीजिए, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब तमाम चीजों को देख लीजिए, फिर अंतिम रूप में आप हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। तो डॉक्टर BN राव ने अंतिम रूप उसको प्रदान किया और सब चेक करने के बाद फिर अब तृतीय वाचन के लिए संविधान सभा में संविधान को प्रस्तुत किया गया। इस तृतीय वाचन में 14 से 17 नवंबर 1949 तक इस पर अंतिम विचार हुआ। अंतिम विचार होने के बाद इसको 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से संविधान पारित कर दिया और यह तय किया गया कि अगले 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू किया जाएगा। 26 जनवरी 1930 से हम भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। 30, 31, 32, 33 से लेकर के पूरा 47, 48, 49 तक 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे। तो उस दिवस की स्मृति में यह तय किया गया कि नया संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। इसमें से कुछ अनुच्छेदों के बारे में तय किया गया कि जितने अनुच्छेद, कुछ अनुच्छेद तत्काल मतलब आज ही से, मतलब 26 नवंबर से ही लागू माना जाएगा। ये कौन कौन से अनुच्छेद थे जिसको तत्काल लागू किए जाने की घोषणा हुई? 5, 6, 7, 8, 9 अनुच्छेद ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है, क्योंकि नागरिकता प्रदान किया जाएगा तभी तो उनको मतदान का अधिकार मिलेगा। तो ये 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद। फिर 60 अनुच्छेद 60 ये राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे, तब तो नया संविधान लागू होगा। इसके बाद 326 अनुच्छेद जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कराना पड़ेगा, तो पहले जब तक इस को लागू नहीं होगा तब तक निर्वाचन आयोग की स्थापना कैसे की जाएगी। फिर 366 में संविधान में कुछ चीजों को परिभाषित किया गया है, ताकि यदि किसी प्रकार का कोई गलतफहमी हो तो उसका निराकरण किया जा सके। और 367 में संवैधानिक व्यवस्थाओं का निर्वचन या व्याख्या की गई है, उसको भी तत्काल लागू किया गया। इसके बाद 380, 88, 91 इन तीनों प्रावधानों को 7वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, इसलिए उसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। 392 अनुच्छेद में कठिनाइयां, मान लीजिए संविधान के शासन के संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो उन कठिनाइयों को निराकृत कैसे किया जाएगा, इसके बारे में राष्ट्रपति को शक्तियां दी गई हैं। तो ये 392 और 393 इस ग्रंथ का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा, ये प्रावधान है। और 394 में ये सभी प्रावधान 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 66, 380, 88, 91, 92, 93 इन सभी अनुच्छेदों को तत्काल लागू करने के बारे में 394 में अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया। तो यह है भारतीय संविधान के निर्माण की कहानी। 26 नवंबर 1949 को चूंकि संविधान सभा ने संविधान पारित कर दिया था, इसलिए इसे विधि दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई। और इस संविधान के अंतिम दिन मतलब कि 26 नवंबर 1949 को 299 सदस्य रह गए थे, जिसमें से 284 सदस्य उपस्थित थे। 284 ने अपने हस्ताक्षर किए, जिसमें 8 महिलाएं भी सम्मिलित थीं। इस संविधान के निर्माण के लिए, संविधान को बनाने के लिए 11 अधिवेशन हुए, जिसमें 165 बैठकें हुई और संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 दिन 11 माह 18 दिन लगे। यहां पर एक प्रश्न, संविधान क्या है? हम संविधान का अध्ययन करने जा रहे हैं। संविधान क्या है? संविधान के लिए अंग्रेजी शब्द है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ढांचा। यह ढांचा, जिसे राजनीति की भाषा में संविधान कहते हैं, क्या होता है? यह कानूनों का संग्रह होता है।
कानून लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। जैसे दुनिया के सभी देशों में कानून लिखित है, इंग्लैंड में कानून अलिखित है, लेकिन कानून के रूप में प्रचलित है, अलिखित है। तो संविधान लिखित या अलिखित कानूनों का संग्रह होता है, जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था का संगठन और संचालन किया जाता है। शासन व्यवस्था का संगठन भी होगा और उसको कौन कौन सी शक्तियां होंगी ये सब उसमें वर्णित होगा, और फिर शासन का संचालन करने की पूरी व्यवस्था सम्मिलित की जाती है। इसे संविधान कहते हैं। जो संविधान लिखित होगा वह कठोर होगा, जो संविधान अलिखित होगा वह लचीला होगा। संविधान की कठोरता और लचीलता के बारे में, संविधान के लिखित और अलिखित होने के बारे में हम चर्चा तब करेंगे जब संविधान की विशेषताओं पर चर्चा होगी। इतना भी मान लीजिए कि संविधान लिखित या अलिखित नियमों का संग्रह होता है, जिसके अनुसार शासन का संगठन और उसकी शक्तियां, शासन के अंगों की शक्तियां और फिर शासन का संचालन करने का पूरा विवरण उसमें दिया रहता है। भारत के संविधान में वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और यह 22 अध्यायों में विभक्त है। ये 395 अनुच्छेद कैसे हुए, 12 अनुच्छेद कैसे हुए, इस 12 परिशिष्ट या अनुसूचियां कैसे हुई, इनके बारे में फिर आगे चर्चा करेंगे। आपको धन्यवाद।